साल था 1944, तारीख 6 जून। एलाइड पावर्स नाजी जर्मनी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार थी। एलाइड पावर्स अपनी नेवल, लैंड और एयर फोर्सेस मोबिलाइज कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना बड़ा कंबाइंड एक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस वॉर को जीतने के लिए केवल फाइटर्स, हथियार या गोला बारूदी काफी नहीं थे। इसके लिए एक ऐसे ब्रेन की जरूरत थी जो हिटलर के दिमाग के साथ खेल सके, उसके बनाए गए मायाजाल को तोड़ सके। और इस सब को मुमकिन बनाने का काम किया एलन ट्यूरिंग ने। इन्होंने जर्मन मिलिट्री के सबसे खुफिया कम्युनिकेशन को क्रैक कर लिया। इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ जब वॉर की एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी की मिलिट्री की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन खुली किताब की तरह पड़ी थी। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर की जीत का सबसे बड़ा कारण बन गया। इनके कारण वॉर 2 साल पहले खत्म हो गया और लगभग 14 मिलियन लोगों की जान बच गई। ऐसा ना हुआ होता तो शायद दुनिया का पहला एटॉमिक बम बर्लिन पर गिरा होता। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर्स को जीत दिलाने के बाद ये ऑफिशियल हिस्ट्री से एकदम गायब हो गए और एंड में इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी पब्लिक ट्रेजेडी हुई, जिसके बाद इन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। तो आखिर इतने बड़े जीनियस के साथ ऐसा क्या हुआ, ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। एलन ट्यूरिंग, अ गॉड गिफ्टेड माइंड। दोस्तों, एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को लंदन में हुआ था। इनके फादर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो इंडिया में पोस्टेड थे और इनकी मदर मद्रास रेलवे की चीफ इंजीनियर की बेटी थी। ये बचपन में बहुत ही शाय और एवरेज स्टूडेंट थे। भले ही बाकी सब्जेक्ट में नंबर ना आते हो, लेकिन मैथ्स और साइंस में ये बहुत शार्प थे। केवल 15 साल की उम्र में इन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च पेपर्स को पढ़ और समझ लिया था। इनके हेडमास्टर ने तभी पहचान लिया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये एक गिफ्टेड इंसान है जो आगे जाकर दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा। जैक कोपलैंड, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम एलन ट्यूरिंग को पढ़ने में बिता दिया, वो कहते हैं कि एलन ट्यूरिंग किसी एक चीज एक्सपर्ट नहीं थे। ये मैथमेटिकल लॉजिशियन थे, कोड ब्रेकर थे, मॉडर्न डे कंप्यूटर के पायनियर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पायनियर थे और तो और ये मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट भी थे। 20वीं सेंचुरी में इनकी टक्कर का दूसरा कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ जिसने इतने सारे फील्ड में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की हो। ब्रेकिंग द एनिग्मा। लेकिन इनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एनिग्मा को तोड़ना था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब ये ब्रिटिश के कोड ब्रेकर्स के सीक्रेट हेडक्वार्टर ब्लेचले पार्क में काम कर रहे थे। वॉर में सीक्रेसी एक बहुत बड़ा वेपन होती है। देश अपने सोल्जर्स, अपने लीडर्स, अपने स्पाइज, अपने ऑफिसर्स सबसे बात करने के लिए कोड्स का यूज करते थे। वेदर रिपोर्ट से लेकर स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन तक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी इन्फॉर्मेशन इन कोड्स में छुपाकर भेजी जाती थी। लेकिन हिटलर इस केस में भी बहुत शातिर था। उसके कोड को डी कोड करना बड़े बड़े एक्सपर्ट के बस का नहीं था। जर्मन आर्मी अपने कोड के लिए एनिग्मा मशीन का यूज करती थी। एकदम आसान भाषा में समझें, अगर इस मशीन में आप कोई लेटर टाइप करें तो वो फाइनल लेटर निकलने से पहले 4 बार चेंज होता था। इसको चलाने के लिए कोड का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट यूज किया जाता था। इस मशीन की सबसे खतरनाक चीज ये थी, ये 150 क्विंटिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार कर सकती थी। बिना सही साइफर को जाने इसको क्रैक करना नामुमकिन था। हालांकि इस वॉर के शुरू होने से पहले पॉलिश मैथमेटिशियन कोड को क्रैक करके एलाइड पावर्स के साथ ही फॉर्मूला शेयर कर चुके थे। लेकिन इसको और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए हिटलर की आर्मी इसके कोड को हर दिन चेंज करती थी। इसको ब्रेक करने के लिए ट्यूरिंग ने गॉर्डन वेल्समैन के साथ मिलकर एक इससे भी पावरफुल मशीन डेवलप की, जिसका नाम था बॉम्बे। ये मशीन 36 एनिग्मा जितनी स्ट्रॉन्ग थी। बॉम्बे ने मैसेज के डीकोडिंग के स्टेप्स को बहुत ही कम कर दिया। इस मशीन की मदद से ये लोग मैसेज डिलीवर होने के 1 से 2 घंटे में इसको डीकोड कर लेते थे। उस वक्त ये मशीन हर दिन 4000 मैसेजेस और हर मंथ 84,000 मैसेजेस तक को डीकोड कर रही थी। नॉर्मल मैसेजेस को तो डीकोड करना अब सिंपल हो चुका था, लेकिन अब इनके आगे एक सबसे बड़ा चैलेंज था जर्मन नेवी के कम्युनिकेशन को ब्रेक करना। इस टाइम जर्मन यू-बोट्स ब्रिटेन की सप्लाई को अटैक कर रही थी। जब भी कोई शिप यूएस और यूके की सप्लाईज अटलांटिक ओशन से लेकर जाती थी तो जर्मनी की पावरफुल यू-बोट उनको मार गिराती थी। अगर इन यू-बोट्स को ना रोका जाता तो शायद ब्रिटेन में बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज देखने को मिल सकती थी। जर्मन नेवी के कोड और भी ज्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन ट्यूरिंग ने इनको भी डिकोड कर लिया। इसके बाद भी ट्यूरिंग का काम खत्म नहीं हुआ। अभी उनके आगे इससे भी कॉम्प्लेक्स मशीन थी जिसको हिटलर खुद अपने आप अपने टॉप मोस्ट ऑफिशियल से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता था। इसका नाम था लॉरेंस। ये एनिग्मा से कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन ट्यूरिंग के लिए कुछ भी नहीं था। लॉरेंस को डीकोड करने के लिए ट्यूरिंग ने एक कोड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसका नाम पड़ा ट्यूरिंग रे, और इसने हिटलर के पर्सनल कोडिंग सिस्टम को भी क्रैक कर दिया। वॉर के बाद भी ये कंप्यूटर्स को लेकर अपने आइडियाज पर काम करते रहे। 1950s में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, कैन मशीन्स थिंक, और मशीन की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट भी डेवलप किया। इस टेस्ट से वो ये पता करना चाहते थे कि क्या एक मशीन ह्यूमन की तरह बात करके उसको फूल या कन्विंस कर सकती है कि उसे पता ही ना चले कि वो एक ह्यूमन से नहीं बल्कि एक मशीन से बात कर रहा है। यानी आज हम 2025 में बैठकर जिस चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी से शॉक हो रहे हैं, उसकी फाउंडेशन ये आज से 75 साल पहले ही तैयार कर चुके थे। हाउ वर्ल्ड ट्रीटेड हिम बैक।
लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में इतने एक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से इनको सेंसिटिव सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ों की इतनी नॉलेज हो गई थी कि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको एसेट की बजाय नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानने लगी थी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हिस्ट्री से इनका नामो निशान मिटा दिया गया। 1945 में ये दुनिया का पहला मॉडर्न कंप्यूटर का प्लान तैयार कर चुके थे, लेकिन नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में इनके एम्प्लॉयर्स ने उसको जरा भी तवज्जो नहीं दी और इसीलिए उनको अपना वो प्लान वहीं ड्रॉप करना पड़ा। 1948 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लान आउटलाइन कर चुके थे, लेकिन तब भी उनके डायरेक्टर ने इसको बच्चों का ऐसे बोलकर डस्टबिन में फेंक दिया। उनकी लाइफ का एंड भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक होमोसेक्सुअल थे और होमोसेक्सुअलिटी उस टाइम यूके में इलीगल थी। इनको इनफर्टाइल बनाने के लिए केमिकल कास्ट्रेशन में इनके अंदर मेडिसिन के थ्रू फीमेल हार्मोन्स बढ़ाए गए और इस सब से तंग आकर 8 जून 1954 को इन्होंने एक जहरीला एप्पल खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि इनके स्कॉलर जैक कोपलैंड कहते हैं कि इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, हो सकता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर हो। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि इनको वॉर टाइम के बहुत से राज पता थे, इसलिए यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनका मर्डर किया था। 2009 में यूके प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने ब्रिटेन के बिहाफ पर इनसे पब्लिक अपॉलॉजी मांगी और 2013 में जाकर इंग्लैंड की क्वीन ने इनके लिए रॉयल पार्डन भी इशू किया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी।